हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, जो खनिज संसाधन है भारत में उसको कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे भारत में जो ऊर्जा संसाधन है, जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। आज का टॉपिक क्या है? भारत में ऊर्जा संसाधन। जो ऊर्जा संसाधन है भारत के पास और कौन कौन सा संसाधन होते हैं उसको देख लेते हैं ना। तो पहले देखिए, जो ऊर्जा संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेस, उसमें ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है जिससे कि किसी भी कार्य को किया जाता है। उसके लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे हमें कोई मशीन चलानी है, कुछ चीज़ बनानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। या फिर हमें कहीं जाना है किसी वाहन से, तो वाहन चलने के लिए क्या चाहिए? वाहन को भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है। और कोई भी कृषि काम करना है, कृषि कार्य करना है, जैसे जोताई हो गई, बुआई हो गई, इसमें भी मशीनों के थ्रू होता है, तब क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है। तो ऊर्जा का बहुत उपयोग है। घरेलू कार्यों में भी ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे कि खाना पकाने में एलपीजी चाहिए होता है, तो वो क्या है? वो ऊर्जा ही है। ठीक है। तो ये सब हो गया ऊर्जा। और जो ऊर्जा जहाँ से मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा संसाधन। जिस चीज़ों से ऊर्जा मिलती है उसको बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है। ऊर्जा संसाधन हो गया, मतलब एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें जो महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, जो हमारे महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेस हैं, उसको देख लेते हैं। जो हमारे महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेस हैं हमारे, देखिए पहले पुराने समय में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता था? लोग लकड़ियों का यूज करते थे खाना पकाने में या फिर आग जलाने में, किसी भी कार्यों में किसका? लकड़ियों का यूज होता था। और क्या है? कोयला। इन चीज़ों का उपयोग, कोयले का भी उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। फिर और जो लिक्विड फॉर्म में होता है पेट्रोलियम, इसका भी यूज होता है वाहन वगैरह में। ठीक है, ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जो कि वाहन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी क्या है? ऊर्जा संसाधन है। फिर देखिए जल विद्युत। जल विद्युत क्या है? हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे बनता है? जब हमारा जल से विद्युत बनाते हैं और इस विद्युत से क्या वो विद्युत क्या है? एनर्जी के फॉर्म में उसको किसी भी कार्य में यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? जल से विद्युत बना के पावर उत्पन्न करना क्या होगा? जल विद्युत। जो जल विद्युत क्या है? एनर्जी रिसोर्स है। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। ठीक है। उस सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उसके द्वारा जो होता है, सूर्य का जो ऊर्जा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको घरेलू कामों में और किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो ताप मतलब जो ताप पृथ्वी के अंदर में मौजूद है उसका उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जियोथर्मल एनर्जी और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार आता है समुद्रों में, जो ज्वार आता है, मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइडल वेव्स बोलते हैं ना, टाइडल वेव्स। तो जो ज्वार आता है उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है। तो हम लोग ज्वारीय ऊर्जा से, मतलब टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लिए और उस एनर्जी को हम लोग किसी मैकेनिकल काम में यूज कर लिए। ठीक है। तो क्या हो गया? ये ज्वारीय ऊर्जा क्या हो गया? एनर्जी रिसोर्स हो गया। तो हमने देख लिया महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सब क्या हो गई? महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन हो गए, मतलब एनर्जी रिसोर्सेस हो गए। इंपॉर्टेंट जो है ये देख लिए हमने। फिर ऊर्जा संसाधन जो होते हैं, ऊर्जा संसाधन जो ये हम लोग देखे हैं, ये दो प्रकार में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से वर्ग हैं। पहला है ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन।
ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन और ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। तो ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परंपरागत संसाधन। और जो नॉन कन्वेंशनल मेथड है, जो मतलब नए नए मेथड से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो किस में आते हैं, नवीनीकरण संसाधन, मतलब नॉन कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, इसमें कौन कौन से चीज़ों से एनर्जी मिलती है उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन मतलब इसमें क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल मेथड। ये कौन सा हो गया, नॉन कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसमें कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं देख लीजिए। इसमें आता है सूरज के द्वारा जो मिलता है सौर ऊर्जा, वो आता है। और हवा के द्वारा क्या मिलता है, पवन ऊर्जा, वो आ जाता है। और बायोगैस, जो बायोडंक के द्वारा मिलता है बायोगैस, वो ऊर्जा। और भी आता है भूतापीय मतलब जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी, फिर बायोमास ऊर्जा, जो बायोमास के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब किस में आ गए, ये सब आ गए नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में, मतलब नवीनीकरण संसाधन में। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर पे क्या है, परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन मतलब क्या है, कन्वेंशनल मेथड, जो हमारे पुराने ज़माने से यूज़ होता आ रहा है, जो बहुत पहले से, सबसे पहले जो यूज होना शुरू हुआ और अभी भी यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल मेथड, परंपरागत संसाधन। उसमें क्या क्या आते हैं देख लीजिए। सबसे पहले आता है कोयला मतलब कोल, फिर आता है पेट्रोलियम, और क्या आता है प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, और परमाणु ऊर्जा मतलब एटॉमिक एनर्जी। ये सारे क्या हो गए, परंपरागत कन्वेंशनल मेथड्स हो गए ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखे ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो हम लोग ने देखा जो ऊर्जा है उसको देख लिया, तो ऊर्जा की इकाई भी जानना जरूरी है। जो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई देख लीजिए जूल। ऊर्जा की इकाई जो होती है जूल, जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है वो जूल में के फॉर्म में, इकाई जो है इसकी जूल, तो इसी फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोग उसको नापते हैं। उसके बाद देखिए 1947 में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता, 1947 में जो हम लोग का विद्युत क्षमता प्रस्तापित हुआ था वो कितना था, वो था 1400 मेगावाट। जो मतलब स्टार्टिंग में 1947 में जो विद्युत क्षमता स्थापित हुई थी वो कितनी थी, 1400 मेगावाट थी, 1400 मेगावाट थी। और वो बढ़कर 31 जनवरी 2017 तक में ये बढ़कर कितनी हो गई, ये बढ़कर इतनी हो गई 31,46,42.32 मेगावाट, इतना जो हो गया 2017 तक, 31 जनवरी 2017 तक बढ़कर हो गई। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं जो भारत के ऊर्जा संसाधन है उसमें जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन जो ज़्यादातर यूज होते हैं भारत में, मतलब उपयोग में लाए जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो ऊर्जा संसाधन पहले नंबर पे है वो कौन सा है, जल विद्युत। जल विद्युत मतलब क्या बोल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जल विद्युत जो ऊर्जा है वो कैसे प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। ठीक है, जल से जो हम लोग क्या करते हैं, जल से उससे क्या बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जल से हम लोग टरबाइन रोटेट करेंगे। टरबाइन जो होता है मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल मशीन, उपकरण बोल सकते हैं, वो होता है। उसको क्या करते हैं, उससे जल से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो कि पावर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जल विद्युत में देख लीजिए, जल विद्युत का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जल शक्ति विभव है वो कहाँ पे है, वह ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। जल शक्ति का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जल विभव है कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में। मतलब सबसे ज़्यादा जल शक्ति का पोटेंशियल कहाँ पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे है, वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। कितना है वो है 30.3%, 30.3%। ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र है, जो पहला जल विद्युत संयंत्र है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो पहला संयंत्र है वो कहाँ लगा था और कब लगा था, ये देख लेते हैं। कहाँ लगा था, वो दार्जिलिंग में लगा था। और कब लगा था, 1897 में। 1897 में पहला जल विद्युत संयंत्र लगा, कहाँ पे, दार्जिलिंग में। और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसकी कैपेसिटी थी 130 किलोवाट।
130 किलोवाट बिजली वो बनाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए रामपुरा गांव में, जो रामपुरा गांव है उत्तर प्रदेश का, उसके पास क्या है, उसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट, जो प्रथम गांव है जिसके बाद खुद का सौर ऊर्जा प्लांट हो। ठीक है, गांव को जो है सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त होती है। तो ये प्रथम गांव कौन सा था, रामपुरा गांव उत्तर प्रदेश का, जिसके पास क्या था, अपना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट था। प्रथम गांव है ये, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रमुख जल शक्ति, जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हमारे डैम्स बने हुए हैं, वो सिर्फ इरिगेशंस के लिए नहीं यूज होते हैं। उससे क्या होता है, बिजली बनाई जाती है, तो उसके लिए क्या, जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो इरिगेशंस के लिए भी काम आती हैं और जो है बिजली बनाने के लिए भी काम आती हैं। कुछ जो होती हैं सिर्फ इरिगेशन पर्पस से होती हैं, कुछ दोनों के लिए होती हैं, और कुछ सिर्फ ये बिजली बनाने के लिए होती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं जो प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि जल विद्युत बनाती हैं, उसको देख लेते हैं। तो जो प्रमुख परियोजनाएं हैं हम लोग पहले देखते हैं केरल राज्य में 2 परियोजनाएं हैं जल विद्युत परियोजनाएं। कौन कौन सी हैं, इडुक्की परियोजना, इडुक्की और सबरीगिरी। ठीक है, ये 2 परियोजनाएं कहाँ पे हैं, केरल में, इडुक्की और सबरीगिरी। फिर उसके बाद देखिए तमिलनाडु राज्य में कितनी परियोजनाएं हैं, 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं। उसको देखिए मैटूर, पहला है मैटूर, फिर है पेरियार, फिर है पायकारा और पापनासम। ये क्या है, ये 4 विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए गुजरात में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, 2 परियोजनाएं दिख रही हैं यहाँ पे, उकई परियोजना है और नर्मदा घाटी परियोजना है। ठीक है, ये 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये मुख्य रूप से गुजरात में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन सा है, गांधी सागर डैम पढ़ा था आप लोगों ने इरिगेशन में, वही है। वहाँ पे क्या हम लोग इरिगेशन पर्पस से पढ़ रहे थे, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जल विद्युत बना रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, गांधी सागर, तवा, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, ये क्या हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, कोयना और वेतरणी। ठीक है, कोयना और वेतरणी। ठीक है, उसके बाद देखिए जम्मू एवं कश्मीर में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सलाल है, बगलिहार और उरी जो कि झेलम नदी पे है, और दुलहस्ती। ये 4 परियोजनाएं कहाँ पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, नाथपा झाकरी और चमेरा। ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, नागार्जुन सागर है और मचकुंड, तुंगभद्रा, निजाम सागर। ये 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये नागार्जुन सागर, मचकुंड, तुंगभद्रा और निजाम सागर। ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए कर्नाटक में कहाँ पे कौन कौन सी है, कर्नाटक में प्रमुख 2 हैं। कौन सी, एक जोग नदी पे है, कौन सी, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कर्नाटक में, और कौन से रिवर पे, जोग रिवर पे। उसके बाद देखिए शिव समुद्रम परियोजना, वो भी कहाँ है, कर्नाटक में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं, देख लीजिए कौन कौन सी है, रिहंद परियोजना और माता टीला परियोजना। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए उड़ीसा में जो है हीराकुंड, कौन सी नदी पे है, ये महानदी पे, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, ये क्या है, जल विद्युत परियोजना है और सिंचाई के लिए भी यूज होता है, हम लोग पढ़े थे सिंचाई वाले में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए सिक्किम में कौन कौन सी परियोजना है, रंगीत और तीस्ता, ये 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में कौन सी है, टनकपुर, धौलीगंगा, टिहरी और घटिमा किसाऊ, एक ही में है ये, घटिमा किसाऊ। ठीक है,
तो ये कहाँ पे हैं, ये उत्तराखंड में। तो हम लोग ने देखा जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन से राज्य में कौन सी परियोजना है वो देख लिया, और जो हमने देखा कि कब पहली परियोजना विद्युत संयंत्र कहाँ लगा था, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरी परियोजना, दूसरे जो जल विद्युत संसाधन है, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उस पर चलेंगे। तो हमने देखा जो जलीय विद्युत संयंत्र होते हैं उसको देख लिया हमने। अब हम चलेंगे तापीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं उसको देख लेते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, इसमें क्या हो गया, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। जो थर्मल से इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो हम लोग हीट से, मतलब कि किसी भी चीज़ को जला के जो हीट उत्पन्न होती है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र और थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। उसमें जो है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पे है भारत में। सर्वाधिक तापीय ऊर्जा कौन बनाता है, तापीय विद्युत ऊर्जा कौन बनाता है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्यों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश तापीय विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक है। प्रथम स्थान किसमें है, देश में, देश के बाकी राज्यों के मुकाबले में इसका प्रथम स्थान है। उसके बाद देखेंगे जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विद्युत निगम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर देखिए नवेली ताप विद्युत संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, नवेली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। नवेली ताप विद्युत संयंत्र जो है दक्षिण एशिया का जो कि है प्रथम थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, ठीक है। सबसे पुराना मतलब यही है, नवेली, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए NTPC फरक्का जो है उसको क्या है, ताप विद्युत संयंत्र है, वो भी कहाँ पे स्थापित है, देखिए मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थापित है, ठीक है। फरक्का थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ से इसको कोल मिलता है और कहाँ से पानी मिलता है, इसको बिजली बनाने के लिए वो देख लेते हैं। कोल कहाँ से मिलता है, कोल इसको मिलता है राजमहल कोल फील्ड लिमिटेड जो कि झारखंड में है, वहाँ से इसको कोल मिल जाता है। और इसको पानी कहाँ से मिलता है, फरक्का फीडर नहर, फरक्का फीडर नहर से इसको पानी मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को किसी भी मतलब कि किसी भी थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में क्या क्या चाहिए, हम लोग को कोल चाहिए और पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोल मिलता है उससे हम लोग बॉयलर्स में पानी गर्म करते हैं, फिर पानी जो गर्म हो जाता है उससे जो वेपर निकलते हैं उसको क्या करते हैं, उसको टरबाइन पे उसको गिराते हैं, जिससे क्या होता है कि टरबाइन रोटेट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो होता है मैकेनिज़्म, ये कहाँ का, थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर जो प्लांट होते हैं उसका मैकेनिज़्म होता है बेसिक, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है जिसको गर्म करना है, और जिससे गर्म करना है मतलब कि कुछ जो होता है ज़्यादातर कोल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजमहल कोल फील्ड झारखंड से, वहाँ से कोल मिलता है फरक्का पावर प्लांट को, और जो है फीडर नहर से, फरक्का फीडर नहर से उसको जल मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है, ये है हमारा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ये कब बना, ये 1971 में ये बना, ठीक है। 1971 में क्या बना, हमारा ओबरा ताप विद्युत केंद्र बना, और किसकी सहायता से बना, ये रूसी इंजीनियरों के सहयोग से बना, रूसी इंजीनियरों के सहयोग से बना हमारा जो है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। उसके बाद देखिए उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन, उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन जो है ये गैस आधारित पावर प्लांट है, ठीक है। इससे पावर प्रोड्यूस करते हैं किससे, गैस से, ठीक है। यहाँ पे गैस से जो होता है पानी को गर्म करते हैं और उससे बिजली बनाते हैं। तो ये क्या है, गैस आधारित पावर प्लांट है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है रायगढ़ महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे स्थित है, रायगढ़ महाराष्ट्र में, ठीक है, उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का अंश जो मतलब हमारे भारत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, तापीय विद्युत ऊर्जा से, मतलब कि थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर से ही सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जो ऑर्डर दिया हुआ है, किस ऑर्डर में मतलब कौन सी ऊर्जा मतलब प्रोड्यूस की जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या किया जाता है,
तापीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। फिर उसके बाद जलीय मतलब हाइड्रो पावर प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद जो विंड एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद क्या है, आणविक एनर्जी मतलब एटॉमिक एनर्जी। तो ठीक है, ये 4 हैं ऑर्डर में दिए हुए, सबसे ज़्यादा तापीय, फिर जलीय, फिर पवन, फिर आणविक जो है ये क्या है, इस ऑर्डर में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो हमने जो अपना क्या क्या देख लिया, जलीय ऊर्जा कैसे बनती है ये देख लिया, और जो थर्मल एनर्जी है वो देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब आणविक जो ऊर्जा होती है उसको देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे इसका मतलब बनाया जाता है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें देखिए पहले क्या है, प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, जो पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया ये देख लीजिए। जब पहला ऊर्जा न्यूक्लियर स्टेशन है कहाँ स्थापित हुआ, ये ट्राम्बे तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ट्राम्बे तारापुर। ठीक है, और कब हुआ ये, 1969 में ये हुआ। उसके बाद देखिए जो भारत में थोरियम के भंडार है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देख लीजिए। भारत में थोरियम के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाया जाता है केरल में। केरल में कहाँ पे, केरल में जो मोनाजाइट तटीय बालू है, मोनाजाइट तटीय बालू है उससे मिल जाता है थोरियम। और कहाँ से मिलता है, तमिलनाडु से मिल जाता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में मिल जाता है थोरियम के भंडार। ठीक है, उसके बाद देखिए परमाणु शक्ति के जनक कौन है, परमाणु शक्ति के जनक कौन है भारत में कौन है, बाबा, ये हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इनके नाम पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है, यही है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनके निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुई। ठीक है, और ये कब हुई, 1948 में इनके निर्देशन पे परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ। ठीक है, कौन, होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद देखिए रावत भाटा, ये जो परमाणु विद्युत गृह है कहाँ पे है, यह है कोटा राजस्थान में है। ठीक है, रावत भाटा। और ये कब बना, 1973 में इसकी स्थापना हुई। और ये किसके सहयोग से बना हुआ है, ये कनाडा के सहयोग से बना है। ठीक है, कनाडा के सहयोग से बना है। कहाँ पे है ये, कोटा राजस्थान में। उसके बाद देखिए जेतपुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, जेतपुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और ये किसके सहयोग से बना हुआ है, ये फ्रांस के सहयोग से बना है। अभी ये क्या है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी बन रहा है। ठीक है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कौन सा, जेतपुर परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है, जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो पवन ऊर्जा होती है ये क्या है, ये कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल टाइप है, ये जो है नॉन कन्वेंशनल टाइप में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नवीन ऊर्जा से बनता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल में अपने क्या क्या आते हैं, कोल, पेट्रोल, ये सब आते हैं। ठीक है, जो पवन ऊर्जा है इसमें देख लीजिए उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और कर्नाटक है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात, कर्नाटक, ये 4 राज्य हैं जहाँ पे पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, पवन ऊर्जा बनाई जाती है। उसके बाद देखिए सतारा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, सतारा। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए क्षमता देख लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षमता है पवन ऊर्जा की, कौन से राज्य में और कौन से में सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं सिर्फ 4 राज्य हैं जहाँ पे पवन ऊर्जा बनती है। कौन कौन से है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, इसमें देखिए क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है, तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा क्षमता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान और फिर गुजरात। ये 4 राज्यों का जो है क्रम दिया हुआ है, जो इसमें कि सबसे ऊपर कौन सा है, तमिलनाडु। तो हम लोग ने देखा जो है जल विद्युत जो था उसको देख लिया, जो फिर उसके बाद देखा ताप विद्युत, और फिर हमने क्या देखा, आणविक ऊर्जा जो होती है उसको देखा। फिर हम लोग अब चलते हैं ज्वारीय ऊर्जा।
पवन ऊर्जा भी देख लिया, अब ज्वारीय ऊर्जा देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होते हैं? ज्वारीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी ना, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी जो ज्वार मतलब क्या होता है? टाइड, जो समुद्र में टाइड आते हैं उससे, मतलब ज्वार से जो उत्पन्न एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, जो टाइड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, और ये कहाँ भारत में ज़्यादा इसका है नहीं, कहाँ पे ये देखने को मिल सकता है? जो दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे ये इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। कहाँ पे दो प्रमुख संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये है कच्छ की खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में वहाँ पे, और जो खंबात की खाड़ी है गुजरात में, यहाँ पे जो है टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ये जो दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, और कहीं पे भी भारत में इसका स्कोप नहीं है। ठीक है, अन्य कंट्रीज़ में, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में जो है इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन भारत में बस यही 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे ये संभावित है और कहीं संभावित नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रमुख बिंदु हैं इस चैप्टर से, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, लोकटक शक्ति परियोजना। लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ पे है? लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ पे है? यह है मणिपुर में, यह है मणिपुर में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में, वहाँ पे है। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अपनाने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या फ्यूल यूज़ करते हैं? पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ी वगैरह में, तो अब हम लोग हाइड्रोजन भी यूज करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी इस पर काम चालू है, अभी ये विकसित हो रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है काफ़ी ज़्यादा ही ज्वलनशील होता है, तो इसके लिए तकनीक जो है विकसित करना पड़ेगा अगर इसको अच्छे से यूज करना है तो। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। ये देख लीजिए, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र। स्वदेशी मतलब कि खुद, मतलब जो भारत के ही अपने ही तकनीकों से बना हुआ जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे है और कौन सा है? कलपक्कम में है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो है कलपक्कम में, वही है जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए पवनों के देश किसको बोलते हैं? जो मतलब पवनों के देश किसको बोलते हैं? किस देश को बोलते हैं? जहाँ पे मतलब पवनें ज़्यादा चलती हैं उसको ही बोलते होंगे। तो पवनों की देश की संज्ञा कौन से देश को दी गई है? यह है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क को ये दी गई है पवनों की देश की संज्ञा। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान में जो सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, जो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में अग्रणी है। ठीक है, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है? वह है राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए जो वहाँ पे इसका पूरा सेटअप बना हुआ है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, इसलिए यहाँ ये सबसे आगे है राज्यों में। ठीक है, सूर्य की जो असीमित ऊर्जा का कारण जो है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है को कौन से रिएक्शन से प्राप्त होती है? ये होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन से। ठीक है, 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो जो सूर्य में होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान में सुजलॉन ग्रुप द्वारा जो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये है कितना प्रोड्यूस करेगा बिजली? 11,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये गुजरात के कच्छ में ये बनाया जा रहा है सुजलॉन ग्रुप द्वारा। ठीक है, पवन ऊर्जा की इकाई है यहाँ पे, मतलब पवन मतलब कि विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इतना 11,000 मेगावाट, जो कि एशिया का सबसे बिगेस्ट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो पावर का वो होगा विंड एनर्जी का स्टेशन, ये एशिया में बिगेस्ट होगा। कौन सा? सुजलॉन ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, एशिया का बिगेस्ट होगा। उसके बाद देखिए जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो पहला एयरपोर्ट है विश्व का, वो देख लेते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित मतलब कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और चीज़ से नहीं ली जाती, वहाँ पे बस सौर ऊर्जा से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका यूज़ किया जाता है। विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं सारी चीज़ें और कोई भी दूसरी चीज़ों से नहीं लिया जाता है? तो वो कहाँ पे है? ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत का केरल राज्य में, वो क्या है? ये सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक है,
कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में। उसके बाद देखिए रामागुड़म, ये क्या है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। रामागुड़म जो है ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है और ये कहाँ पे है, ये है अपना तेलंगाना में। कहाँ पे है ये, तेलंगाना में। तो ठीक है, ये देख लीजिए जो मुख्य पॉइंट है वो बता दिया है मैंने, और जो जो मुख्य ऊर्जा और विद्युत संयंत्र थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जो चैप्टर है एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो उद्योग हैं भारत में, इंडस्ट्रीज इन इंडिया है, नेक्स्ट मतलब क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।